कर्क लगन की कुंडली है ईरान की और लगन में उच्च का जुपिटर बैठा है। षष्ठेश और नवमेश है। षष्ठेश फाइट बैक करना, फाइटिंग करना, डरता नहीं है, पीछे नहीं हटता और उच्च का बैठा है। तो ईरान की जून 2025 से नवंबर 2027 तक जुपिटर में राहु की दशा है। गलत पंगा ले लिया ईरान से इजराइल और यूएस ने। भारत की दशा क्या कह रही है, भारत की कुंडली क्या कह रही है कि इंडिया के लिए आने वाले कुछ साल कैसे आपको दिख रहे हैं? वृष लगन की कुंडली है। मार्स में राहु की दशा है। मार्स सप्तमेश है, अंगारक है, सेकंड हाउस में बैठा है। 7th एज वेल एज 12th लॉर्ड। 12th हाउस इज हाउस ऑफ लॉसेस। उसके बाद दशा आएगी मार्स में जुपिटर की। जुपिटर हमारी इसकी कुंडली का 7th हाउस में बैठा है। ड्यू टू कॉन्स्पिरेसी बाय नियर बाय कंट्री, अगेन इसे वॉर में इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड आई एम योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, ज्योतिष के माध्यम से आने वाले कुछ साल क्या कह रहे हैं हमें, आज मैंने यही जानने की कोशिश की है। जुपिटर अतिचरी चल रहे हैं। जुपिटर इस साल 3 राशियां बदल रहे हैं। सैटर्न पाइसेस में है। राहु केतु इस साल के एंड में गोचर करेंगे और आने वाले कुछ साल बहुत ही सिग्निफिकेंट हैं। आज के मेरे जो गेस्ट हैं उन्होंने मुझे कहा है पूरे दुनिया के लिए, भारत के लिए, और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वो हम कैसे डिकोड कर सकते हैं। आज मैंने कुछ ऐसी बात की है। प्रेडिक्शंस मैं नहीं कहूँगी, कुछ एनालिसिस किए हैं मैंने इंडिया के लिए भी, ग्लोबली भी। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द पॉडकास्ट। मेरे साथ रिनाउंड एस्ट्रोलॉजी के एक प्रैक्टिशनर जुड़े हैं। आई वुड लाइक टू वेलकम अनिल कुमार सिंह जी ऑन स्पीकिंग ट्री। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार। एज यूजुअल हमेशा की तरह मैं पहले प्रणाम करता हूँ अपने गुरुदेव श्री के राव जी को। सर, आज मैं आपके साथ एस्ट्रोलॉजी के, मंडेन एस्ट्रोलॉजी के कुछ बहुत बड़े प्रिडिक्शंस तो मैं नहीं कहूँगी, एनालिसिस आपके साथ करने वाली हूँ। आज आप मेरे साथ जुड़े हैं, हमारी ऑडियंस आपसे मिल रही है और कुछ आई थिंक अगर आप इतने सालों का एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं तो कुछ बहुत डिटेल्ड, बहुत इंसाइटफुल डिस्कशन आज का ही होने वाला है। मैं ग्लोबल सिचुएशन पर बात करना चाहूँगी, मैं इंडिया की कंडीशंस पर बात करना चाहूँगी कि जो अभी हम वॉर लाइक सिचुएशन देख रहे हैं, इतनी सारी कंट्रीज में इतना कुछ हो रहा है, क्या ग्रहों, क्या नक्षत्रों की पोजीशन क्या बता रही है, क्या मेजर प्लैनेट्स का क्या प्लेसमेंट है जो कि दुनिया में इतना क्योस हमें दिख रहा है, और आने वाले कुछ साल कैसे होंगे, फिर हम वन बाय वन बात करेंगे। देखिए, जब आपने कहा मेजर प्लैनेट्स की ट्रांजिट के ऊपर बात की, तो कोई भी इवेंट जो होता है वो पहली बात तो आप अच्छे समझते ट्रांजिट से नहीं होता। कि हर देश की अपनी एक अलग कुंडली होती है, उसमें प्लैनेट्स की प्लेसमेंट होती है और एज यूजुअल में दशाएं चल रही होती हैं। किसी भी देश की कुंडली के 7th हाउस से हम युद्ध देखते हैं, वॉर देखते हैं। 7th हाउस से जब हम अपनी पर्सनल कुंडली वगैरह देखते हैं, पार्टनरशिप और मैरिज देखते हैं, पार्टनरशिप, मैरिज, और यहाँ पर युद्ध होता है, तो उस हिसाब से हम देखते हैं दशाएं कहाँ से हैं संबंधित, मेजर प्लैनेट कहाँ का ट्रांजिट करके मैलेफिक और बेनेफिक इनफैक्ट कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं। पर खेल वही लगन, दशा लॉर्ड और उनकी ऑनरशिप पे आता है। तो इसमें देखा जाए तो ईरान, इजराइल ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। यूएस तो उन्हें एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से डिक्टेट कर रहा है उन्हें। ईरान की कुंडली की अगर हम बात करें, कर्क लगन की कुंडली है ईरान की और लगन में उच्च का जुपिटर बैठा है। षष्ठेश और नवमेश है। षष्ठेश फाइट बैक करना, फाइटिंग करना, डरता नहीं है, पीछे नहीं हटता और उच्च का बैठा है। और अगर हम आज के समय में बात करते हैं तो ईरान की जून 2025 से नवंबर 2027 तक जुपिटर में राहु की दशा है। गलत पंगा ले लिया ईरान से इजराइल और यूएस ने। इस समय जुपिटर में राहु की दशा, 12वां घर भी हमारा युद्ध को दिखाता है। जुपिटर इसका 6th लॉर्ड होकर लगन में बैठा है, बहुत ही स्ट्रांग है ये। 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है युद्ध भाव में।
राहु इसका सेकंड हाउस में बैठा है। मैंने बताया 7th हाउस जो होता है कुंडली का वो वॉर होता है, तो राहु इसका सेकंड हाउस में वक्री शनि के साथ बैठा है। ये दशा शुरू हुई थी जून 2025 से वॉर की, तो उसके बाद इसकी पहली इजराइल से लड़ाई हुई थी शायद सितंबर अक्टूबर के बाद, लेकिन इजराइल ने सीज फायर किया, ये पीछे नहीं हटा। तब एक मैंने कहीं पॉडकास्ट वगैरह हुआ था तो उन्होंने कहा कि कब तक ईरान हार जाएगा। मैंने कहा ये पीछे नहीं हटेगा। तो उन्होंने कहा क्या ईरान फिर क्या करेगा, लड़ता रहेगा? मैंने कहा ये मुझे नहीं मालूम होगा क्या, ये पीछे नहीं हटेगा। पर इजराइल ने उसके बाद अक्टूबर के आसपास ही शायद जल्दी वो कर दिया था, अपना सीज फायर कर दिया था। साथ ही साथ इसकी दशा छिद्र भी है। दशा छिद्र जब आती है तो परिवर्तन का समय भी आता है, तो वो तो हम देखेंगे नवंबर 2027 तक तो ये ऐसे ही अपने आप में विजेता की तरह रहेगा। वॉर इसकी कुंडली में दिखाई देती है। उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद शनि की दशा आएगी। शनि फिर इसका सप्तमेश और अष्टमेश है। सेकंड हाउस में राहु अशुभ ग्रह के साथ बैठा है और महादशा लॉर्ड शनि इसका 9th हाउस में बैठा है। सूर्य, बुध और मंगल के साथ पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है, क्योंकि यहां पर यह है 9th हाउस भाग्य स्थान में बैठा है। अब हम अगर बात करें साथ में इजराइल के साथ इसका युद्ध हो रहा है। इजराइल का कन्या लगन है। दशा इसकी चल रही है नवंबर 2025 से, राहु में जुपिटर की अंत होगा मार्च 2028 तक। उसका दशा खत्म हो रही है नवंबर 2027 में। इसकी राहु में जुपिटर खत्म हो रही है मार्च 2028 तक। इसका राहु बैठा है 6ठे भाव में, हाउस ऑफ सीक्रेसी में बैठा है। ट्रांजिट कर रहा है आजकल 6ठे भाव में। एनिमी, युद्ध में इन्वॉल्व हो गया। जुपिटर इसका 4थे घर में बैठा है एज ए 4th एज वेल एज 7th लॉर्ड, और ट्रांजिटिंग शनि 7वें घर से युद्ध के भाव से जुपिटर को देखता है। ये भी युद्ध में इन्वॉल्व हो गया। कुंडली से ये नहीं पता लगता कि किस कंट्री के साथ युद्ध में होगा इन्वॉल्व ये, पर जब 2-3-4 उन्हें देखते हैं हम कुंडलियों को, तो एक आइडिया लग जाता है जियो पॉलिटिक्स को देखते हुए कि कौन दोस्त है, कौन शत्रु है, कौन कौन क्या कर सकता है। दोनों की इनकी दशा हैं, दोनों एक दूसरे के एनिमी हैं, तो पता लगता है युद्ध तो चलता रहेगा अभी। लेकिन जुपिटर उच्च का होकर ईरान की कुंडली में, दोनों उच्च का तो सब में होगा, 2 जून को उच्च का होकर आ जाएगा, तब तक तो कोई रिलीफ लगता नहीं है। लेकिन नेटल शनि के ऊपर आ जाएगा, शनि चंद्रमा पे, कर्क में बैठे हैं शनि चंद्रमा, वहां जुपिटर आ जाएगा, तो शायद थोड़ी सी ब्लेसिंग्स देगा। ऐसे ही ईरान की कुंडली में लगन में जुपिटर के ऊपर आएगा, तब लगता है शायद कुछ शांति सी होगी। सर आपने कहा कि ईरान की दशाएं तो बहुत स्ट्रांग चल रही हैं। अगर मैं यूएस की बात करूं तो यूएस की कुंडली क्या कह रही है? यूएस की कुंडली की बात करते हैं तो यूएस की भी लियो लगन की कुंडली है और 10th हाउस में सूर्य मंगल के साथ बैठा है, 9th लॉर्ड के साथ बहुत ही एक पावरफुल राजयोग बना रहा है, तभी इतना ज़्यादा उसने ग्लोबली राइज किया है। और अगर हम अभी बात करते हैं दशा की, अभी दशा छिद्र खत्म हुई, चंद्रमा की दशा शुरू हुई है मार्च 2026 से, 3 मार्च को हुई है, 28 मार्च को घटना घटी थी ये जो वार शुरू हुई। मार्च में इसकी चंद्रमा में चंद्रमा की दशा है जो जनवरी 2027 तक चलेगी। अब यदि हम फिर इसकी कुंडली में देखते हैं, चंद्रमा इसका 12th लॉर्ड होकर 5th हाउस में बैठा है, जिसे जुपिटर देखता है और गज केसरी योग बना रहा है। तो यहां पर इसकी कुंडली में डायरेक्ट युद्ध नहीं दिखाई देता, क्योंकि चंद्रमा 12th लॉर्ड होकर 5th हाउस में बैठा है, चंद्रमा में चंद्रमा की दशा है, शनि इसके अष्टम में बैठा है, मीन राशि में गोचर कर रहा है, वो चंद्रमा को देख रहा है। अब अष्टम में बैठा है तो कोई ना कोई ये अष्टम हाउस जो होता है, मैंने बताया आपको, हाउस ऑफ सीक्रेसी का होता है, तो सीक्रेटिव प्लानिंग्स कर रहा है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा।
इजराइल को आगे किया है। आए दिन स्टेटमेंट बदलता है। चंद्रमा 5th हाउस में बैठा है, हाउस ऑफ इंटेलिजेंस में बैठा है, चंद्रमा है, तो रोज स्टेटमेंट बदलता है ये अपना ट्रंप हमारा। ये उसके खिलाफ बैठा बैठा कुछ हाउस ऑफ सीक्रेसी से ये कुछ प्लानिंग कर रहा है, जो अभी भी, इस पे मैं आगे आता हूँ क्या प्लानिंग वगैरह से क्या मतलब था मेरा। मून में मून की दशा है, ट्रांजिटिंग सैटर्न 8th हाउस से देख रहा है। मून 12th लॉर्ड है और राहु केतु इसके लगन में चल रहे हैं। अशुभ प्रभाव में है लगन भी इसका, राहु 7th भाव में है। यहां से वार को ये इंडिकेट करता है। अब मैंने कहा था हाउस ऑफ सीक्रेसी, आजकल इसने सीज फायर का एक सब कुछ शोषा छोड़ा हुआ है। बेसिकली ये सीज फायर है ही नहीं। लोग सोच रहे हैं ये सीज फायर है, इट्स ए स्ट्रेटेजी और इट्स अ पीस। वो स्ट्रेटेजी है उसकी एक तरह से, ये पीस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक समय चाह रहा है ईरान से उसे मिल जाए, सो दैट कि वो उसे चारों तरफ से घेर सके। 5th हाउस में चंद्रमा है जिसकी दशा है, तो स्टूडेंट्स वगैरह का, आम पब्लिक वहाँ प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया है। प्रेसिडेंट के अगेंस्ट उसका प्रोटेस्ट शुरू हो गया। 5th हाउस में प्रोटेस्ट वगैरह भी देखते हैं अपने मंडे को उसमें। अभी यहाँ पे इंडिया में नहीं मालूम, पर उसने 50,000 प्राइवेट आर्मी पर्सन उसके आसपास ईरान के डिप्लॉय कर चुका है। वो और फोर्स को वहाँ बढ़ाना चाह रहा है उसकी, सो दैट जब चाहे वो इजराइल से वहाँ पे करा सकेगा। तो ये सैटर्न 8th हाउस से देखकर यहाँ दिखा रहा है। और ऐसे ही साथ एक छोटी सी चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा, जो अभी तक शायद डिस्कस ना हुई हो। जिस कंट्री का कुछ लेना देना है इन चीज़ों से, बड़ा पीस लविंग कंट्री है वो, फुल ऑफ लग्जरीज, फ्लरिश, एवरीबॉडी वांट टू गो देयर, सब वहाँ जाना चाहते हैं, एंजॉयमेंट वगैरह। वो सिर्फ कहता है हम तो भाई धंधे वाले आदमी हैं, आओ काम करो, पैसा कमाओ, कुछ पैसा यहाँ भी दो, तुम भी मौज करें हम भी करें। कभी वो वार में ज़िंदगी में इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। मैं बात कर रहा हूँ दुबई की आपसे। उसकी कुंडली है 2 दिसंबर 1976 की, एक्वेरियस लगन की। उसकी दशा शुरू हुई थी फरवरी में 2026 में मार्स में केतु की। 2026 फरवरी में शुरू हुई और ये जुलाई के आसपास जाकर ख़त्म हो रही है। अगर हम इसके मार्स की बात करें तो मार्स इसका 10th लॉर्ड होकर 10th हाउस में बैठा है, सूर्य के साथ 7th लॉर्ड है। कोई लेन देना नहीं था इसका, ना ही ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है यहाँ पर, लेकिन वहाँ पे वहाँ के रूलर्स जो हैं उनको परेशानी दे रहा है ये। मंगल 10th लॉर्ड स्ट्रांग होके बैठा है, 4th हाउस को देख रहा है। अंतरदशा लॉर्ड केतु है। केतु बड़ा सीक्रेटिव होता है। इसके अगेंस्ट जब केतु की दशा आती है तो कभी कभी इनके अगेंस्ट कुछ स्कैम वगैरह या प्लानिंग या कुछ भी ऐसी नेगेटिव वगैरह चीज़ें होती हैं। केतु 3rd हाउस में बैठा है। 3rd हाउस को हम नेबर कंट्रीज वगैरह देखते हैं। और इस समय केतु 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। अगेन वॉर का घर होता है। दशा जून जुलाई में ख़त्म हो जाएगी। तब तक थोड़ा सा इनके लिए वो खतरा बना रहेगा, लेकिन उसके बाद निकल जाएगा समय इनका। तो इस कुंडली को मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, अभी तक शायद कुंडली डिस्कस हो नहीं पाई क्योंकि है। हम सिर्फ जो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, यूएस, दिमाग में मेरे आया क्यों ना मैं इसे देखूं, लेकिन उसके बाद दोबारा ये फ्लरिश करेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि मून इनका 6th लॉर्ड होकर फाइट बैक करने के लिए 2nd हाउस में अक्यूमुलेटेड वेल्थ के घर में बैठा है। इसे देखता कोई ग्रह नहीं है। 4th हाउस में इनका जुपिटर बैठा है जो कि 11th लॉर्ड है। 4th लॉर्ड वीनस 11th हाउस में एक्सचेंज, धन योग, राजयोग, कुछ भी कह लीजिए, वहाँ बैठा है, जुपिटर है। अभी थोड़ा सा समय जो बुरा इनके साथ बीता है वो इसलिए बीता है क्योंकि वीनस ट्रांजिट में एफ्लिक्टेड चल रहा था। वीनस
लग्जरीज का कारक भी होता है, इसीलिए कुछ बुरा समय था। वहाँ से पार कर कर वो 4th हाउस में जैसे ही आया या मीन वृष राशि में, टॉरस राशि में आया, तो थोड़ा सा वहाँ पे दोबारा से अब जो जनजीवन वगैरह है नॉर्मल होना शुरू हो गया। जो मैं सीज फायर की आपको बात बता रहा था कि उसने आर्मी वगैरह डिप्लॉय, बेसिकली ट्रंप को एक डर बैठ गया है कि कहीं उसके डॉलर का भट्टा ना बैठ जाए, कहीं डॉलर बर्बाद ना हो जाए। जैसे यूएई ने कुछ यूएस से बहुत बॉन्ड खरीदे हुए थे, यूएई ने अपने बॉन्ड वापस मांगे हैं उससे कि जो हमने आपको बॉन्ड आपने हमें दिए थे, हम उन्हें इन कैश कराना चाहते हैं, सो रिटर्न इन द डॉलर्स। पैसा उसके पास है नहीं, खजाना खाली हो गया है यूएस का, सबको मालूम है इस बात का। पैसा दे नहीं पा रहा है वो, अब वो एक रास्ता ढूंढ रहा है किसी तरीके से डॉलर का रेट वगैरह बढ़ जाए। उधर ईरान ने एक ये ऐलान कर दिया है कि पेट्रोल की जो प्राइस वगैरह होगी ये सब मैं आगे से युआन करेंसी में लूँगा। वो करेंसी है चाइना की, तो इससे भी बहुत बड़ा ये दिखाई देता है कि जाके कहीं डॉलर गिर ना जाए, डॉलर बैठ ना जाए। उधर यूएई पैसा मांग रहा है अपना, उससे पैसा देने के लिए उसे है ही नहीं। यूएई यूएस को धमका रहा है, हम डॉलर में कोई भी अपनी जो ट्रांजैक्शंस हैं करना बंद कर देंगे। अब उसे चिंता अपने डॉलर की है, वो इस सब को एक मैनेज करने के लिए कोई थोड़ा सा एक वो टाइम लाइन चाहता है कि मैं कैसे इसे करके अपने आए दिन वो ट्रांसफर कर रहा है अपनी मिलिट्री में, कभी फाइनेंशियल सेक्शंस वगैरह में रिप्लेस कर रहा है ऑफिसर्स वगैरह को। तो बेसिकली जो खेल चल रहा है ये खेल पावर का चल रहा है, यूएस और चाइना का। ईरान को 100% चाइना सपोर्ट कर रहा है, रशिया ने भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया। शुरू में उसने इनडायरेक्ट सपोर्ट किया था, लेकिन क्योंकि रशिया का जब यूक्रेन से वॉर चल रहा है उस समय अमेरिका ने उसे पूरा सपोर्ट दिया, वेपन्स वगैरह दिए थे, ये उसका बदलाव रशिया भी ले रहा है। नहीं तो ईरान के पास इतना सब कुछ नहीं है। ईरान के पास सुपरसोनिक मिसाइल से नहीं, हाइपरसोनिक मिसाइल भी है, जिसकी कहते हैं 15,700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। इसे आप डिटेक्ट भी नहीं कर सकते, इसे आप किसी भी तरीके से गिरा नहीं सकते। तो वो चाहता है किसी तरीके से ईरान रुक जाए, उसकी जो फ्रेंड कंट्रीज़ वगैरह हैं उनसे बात करा के, अदरवाइज सीज फायर का यहाँ कोई मतलब है ही नहीं। प्रेशर बनाया, यूएई ने भी प्रेशर बनाया कि यूएई का बहुत पैसा बॉन्ड्स के रूप में उसके पास है जमा, तो वो नहीं चाहता कि उसके साथ साथ ये सब कुछ हर तरह से वो घिर जाए। वहाँ की पब्लिक उसके अगेंस्ट होना शुरू हो गई है यूएस की। तो अदरवाइज जितना स्ट्रॉन्ग सुपर अपने आप को पावर दिखाता है, ज़रूरत नहीं थी इसे सेकेंड सीज फायर डिक्लेयर करने की। लेकिन क्योंकि कर नहीं पाया डिप्लॉयमेंट पूरा वगैरह वो, इसीलिए उसने सेकेंड सीज फायर का ऑफर कर दिया है। सर, अगर इसी से मैं भारत की कुंडली की बात करूं, भारत की दशा क्या कह रही है, भारत की कुंडली क्या कह रही है कि इंडिया के लिए आने वाले कुछ साल कैसे आपको दिख रहे हैं? देखिए, अगर हम 2026 की बात करते हैं तो 2026 में इसकी इंडिया की हमारे, क्योंकि वृष लगन की कुंडली है, मार्स में राहु की दशा है, मार्स सप्तमेश है, अंगारक है, मार्स सप्तमेश है, सेकंड हाउस में बैठा है, 7th एज वेल एज 12th लॉर्ड। 12th हाउस इज हाउस ऑफ लॉसेस, सेकंड हाउस में बैठा है अक्यूमुलेटेड वेल्थ। तो यहाँ की यानी कि यहाँ का जो खजाना है उसमें गिरावट आ रही है, कमी आ रही है, कारण जो भी हो। लेकिन मार्स 7th लॉर्ड है, अंतरदशा लॉर्ड राहु, राहु केतु लगन को पकड़े हुए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्हें भी इन्वॉल्व होना तो पड़ेगा वॉर में इस साल। ये दशा इसकी चलेगी मार्च में राहु की फरवरी 27 तक। तो कहीं ना कहीं आने वाले कुछ समय में हम अड़ोस पड़ोस में छुटपुट कुछ भी देख सकते हैं ऐसी घटनाएं। उसके बाद दशा आएगी मार्च में जुपिटर की। जुपिटर हमारी इसकी कुंडली का 7th हाउस में बैठा है, अगेन 8th लॉर्ड कॉन्स्पिरेसी का है, 6th में बैठा है। ड्यू टू कॉन्स्पिरेसी बाय नियर बाय कंट्री, अगेन इसे वॉर में इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा,
2027 के आसपास। और अगर हम ट्रांजिट की बात करते हैं तो चौथा घर और 10वां घर राहु केतु एक्सिस में फंसा हुआ है, यानी गवर्नमेंट के लिए भी परेशानी है। चौथे घर से प्रधानमंत्री देखते हैं और शनि 11वें भाव में गोचर करता हुआ लगन में बैठे राहु को देख रहा है, जिसकी अंतर्दशा है। तो आने वाले समय में इसे 27 तक कहीं ना कहीं से 27 के फरवरी 2027 के आसपास से कहीं ना कहीं झटका तो इंडिया को ज़रूर लगेगा ही लगेगा। तो इसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा। और अगर मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर की कुंडली को डिस्कस करूं, उसे एनालाइज करूं, तो उनकी कुंडली क्या कह रही है? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी की वृश्चिक लगन की कुंडली है। नवमेश चंद्रमा नीच का होके लगन में बैठा है लग्नेश के साथ, तो बहुत ही पावरफुल धनयोग बना रहा है यहाँ बैठ के। ये नीच भंग राजयोग भी है नवमेश का, साथ ही साथ चंद्रमंगल योग है। दशा मोदी जी की अगर हम देखते हैं तो दशा उनकी नवंबर 2025 से 2027 तक मंगल में शुक्र की चल रही है। मंगल लग्न लॉर्ड है। प्रधानमंत्री हमारे मजबूत हैं, पर अष्टमेश भी है ये, तो इनके अगेंस्ट भी कॉन्स्पिरेसी चल रही है, जो कि विपक्ष के द्वारा दिखाई देती है। हर मुद्दे को अपने तरीके से तोड़ मोड़ के प्रेजेंट कर देना। तो विपक्ष भी ऐसा नहीं है इनके अगेंस्ट कुछ एक्शन वगैरह नहीं लेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं अंतरदशा लॉर्ड वीनस की, वो इनकी पर्सनल लाइफ में 7th लॉर्ड 12th लॉर्ड की है, तो वहाँ मार्केश होता है, वॉर का होता है। यहाँ पे अपोजिशन को अगर हम लेते हैं, अपोजिट हो गए, तो इनके अगेंस्ट भी अपनी इनकी छवि को कहीं ना कहीं झटका लग सकता है, या इन्हें भी अपनी वॉर में इन्वॉल्व होना पड़ सकता है। देश की कुंडली और हमारे प्रधानमंत्री कुंडली दोनों एक ही संकेत देते हैं। मार्च में शुक्र की दशा होगी, 12th लॉर्ड 7th लॉर्ड, तो थोड़ा सा हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए भी समय बहुत अच्छा भी है नहीं, जब तक मार्स वीनस वगैरह की दशा आती है। सर, आपको भारत के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पीरियड, बहुत ग्रोथ वाला पीरियड कौन सा समय लग रहा है? देखिए, मंगल की दशा हमारी चलेगी दिसंबर 2027 तक, अगले साल तक। उसके बाद इनकी राहु की दशा शुरू होगी। प्रधानमंत्री जी की हमारी अपनी अगर हम बात करते हैं, पंचम भाव में बैठा है। नवमांश में अगर हम देखते हैं तो राहु 10वें घर में बैठा है, और दशमांश अगर हम देखें तो राहु इनका फिर लगन में बैठा है, धनु राशि में बैठा है, फायरी साइन में बैठा है। ये इनके लिए अगेन एक बार बहुत ही मोदी जी की अगर बात करें, स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में उभरते रहेंगे अगर हम प्रधानमंत्री बात करते हैं। और इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो मंगल की दशा हमारी ख़त्म होगी जाकर सितंबर 2032 तक। जब तक मंगल की दशा है तब तक कहीं ना कहीं छुटपुट हमारे देश को कोई ना कोई थोड़ा बहुत नुकसान तो पहुंचाता ही रहेगा। तो सर, क्या इससे ये कंक्लूड किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं 2026 के बाद हम एक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ मुड़ रहे हैं? क्या आपको ऐसी कुछ प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स, सिंस हमने काफ़ी देशों की कुंडलियों को डिस्कस किया, क्या आपको ऐसा होता हुआ दिख रहा है? देखो, अभी हमने दशाओं की अगर बात करते तो इंडिया की लगभग 2023-30 के आसपास मंगल में केतु की दशा होगी। मंगल सप्तमेश है, केतु 7वें घर में बैठा है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है यहाँ पे हो रहा है। उस समय ये गुरुदेव राव सर ने 2010 में भविष्यवाणी की थी विशाखापट्टनम में। एक वहाँ बहुत बड़े संत हुए हैं, शिवामूर्ति जी, अब तो है नहीं वो, उन्होंने एक मंडेन का कॉन्फ्रेंस कराया था, तब इन्होंने 2010 में दी थी। शनि रोहिणी नक्षत्र में होगा, फरवरी मार्च के आसपास 2 ग्रहण पड़ेंगे, उसके बाद से विश्व युद्ध का बिगुल बज चुकेगा। तब अगर हम बात करें और देशों की, 2030 में यूएसए की मून चंद्रमा में शनि की दशा होगी, उसका भी शनि सप्तमेश है, युद्ध में होता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की बात करनी बेकार है। ईरान की अगर कुंडली को देखते हैं हम तो 2030 के आसपास शनि में बुध की दशा होगी, शनि उनका फिर सप्तमेश है। आगे बात करते हैं हम इजराइल की, 2030 के आसपास दशा होगी राहु में शनि की। ये रही शनि उनका 7वें घर में चंद्रमा के साथ बैठा है,
और राहु उनका अष्टम भाव में बैठा है, मंगल की राशि में बैठा है, और मंगल उनका लगन 12वें भाव में बैठ के 7वें घर को देख रहा है। 3, 4, 5 अगर इन देशों की कुंडली को आप देखें तो सारे के सारे 2030 के आसपास युद्ध में लिप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा दिखाई देता है, महाभारत में आता है, कहीं महाभारत जब पढ़ते हैं तो उसमें अर्जुन शायद श्री कृष्ण जी ने बताया था कि जब ऐसी ऐसी स्थितियां बनती हैं ग्रहों नक्षत्रों को देख के, कुछ मुझे पूरा याद नहीं, तब एक वर्ल्ड वार की जैसी सिचुएशंस पैदा होती हैं। तो वो सिचुएशन 2030 में आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ से परिवर्तन होगा सारा। सर उसके बाद का समय आपको कैसा लग रहा है? क्या हम बाद एक का? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ मुड़ रहे हैं? फिर भारत की क्या कंडीशन होगी? क्या जो हम विश्व गुरु की बात करते हैं, डू यू सी इंडिया बिकमिंग सुपर पावर आफ्टर दैट? देखिए, इंडिया की दशा मैंने बताया आपको 2032 तक तो मार्च की रहेगी। उसके बाद स्ट्रॉन्ग लगन में बैठे हुए राहु की दशा आएगी। पराशर जी ने टॉरस वृष राशि के राहु को उच्च का राहु बताया है। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि इसके बाद भारत एक विश्व गुरु के रूप में जाना जाएगा। अब कुछ लोग इसे कहते हैं इंडिया के ऊपर तो 200 करोड़ का 1000 करोड़ का है, 2000 करोड़ का तो इन्होंने लोन लिया हुआ है। क्यों नहीं देखते कि यूएसए के ऊपर 500 लाख करोड़ का कर्जा है। ऑफिशियली ये सबके सामने आप करके देखें, आपके सामने आ जाएंगे सारे फैक्ट्स। ये तो कर्जा होने से ये नहीं होता। अमूमन आप अगर बात करेंगे यही कहते हैं इतना कर्जा इंडिया पे है। यूएसए आज जो सुपर पावर बना हुआ है उसके पास भी 500 लाख का कर्जा है। तो कर्जे से आप इसे ना देखें। अगर हम ज्योतिष में विश्वास करते हैं तो आने वाली दशाओं पे विश्वास करें। 2032 ऑनवर्ड्स राहु की दशा आएगी भारत के लिए। और राहु वृष राशि में बैठा है, लगन में होके, मजबूत लगन है। लगना लॉर्ड इसका 3rd हाउस में है। 3rd हाउस हमारा नेबर्स होते हैं, तो उसके साथ तो टुक टुक चलती रहती है इंडिया की हमेशा। सूर्य है चतुर्थेश, वो भी वहीं बैठा है, तो हमेशा लगी रहती है उसके साथ ये सब कुछ हमारा। और इसी के साथ साथ राहु की जब दशा आएगी, यहाँ से एक उभरता हुआ सितारा बनना शुरू होगा। राहु इज ए प्लैनेट ऑफ करेज एटसेट्रा, एवरीथिंग इज राहु। ये जानता है राहु कि कैसे इसे पहाड़ों को इसको काट काट के अपना रास्ता बनाना है। यहाँ से शुरुआत हो जाएगी हमारी कि हम आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। वो एक अलग बात है, वो आपको देखना होगा। इसके लिए हमें क्या क्या कुर्बानियाँ या बलिदान देने पड़ेंगे, क्योंकि मंगल की दशा खत्म हो रही है। मंगल की दशा एक क्रुएलिटी की और युद्ध की दशा है, जिसे हम निकल के आएंगे आगे। मंगल की दशा में बहुत कुछ खोना भी पड़ेगा। क्या क्या आपको लॉसेस दिख रहे हैं भारत के लिए? आपने कहा ना खोना भी बहुत कुछ पड़ेगा। देखिए, सप्तमेश है, द्वादशेश भी है, दूसरा घर है, खजाना खाली होगा। 5वें घर को देख रहा है मंगल, 5वें घर को देख रहा है, तो पॉपुलेशन भी बहुत कम हो जाएगी। तो मतलब कुछ पेंडेमिक जैसा आपको फिर से होता हुआ दिख रहा है? पेंडेमिक नहीं है ये तो युद्ध है। युद्ध में तो कैजुअलिटीज होती ही हैं। अब हम आते हैं आखिरी एक पाकिस्तान की कुंडली को डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान ने फ्रीडम हमसे एक दिन पहले ली थी। हमारा वृष लगन बना, उनका टॉरस लगन बना, और इस समय उनकी दशा चल रही है। वीनस में केतु की दशा है आने वाले समय में। अभी तो उनकी बुध में शुक्र में बुध की दशा है अक्टूबर 2026 तक। अक्टूबर 2026 से शुक्र में केतु की दशा है, जो कि चलेगी दिसंबर 2027 तक। अगेन इसकी भी ये क्षेत्र दशा चल रही है। केतु इनका अष्टम भाव में बैठा है, हाउस ऑफ सीक्रेसी में बैठा है। और केतु वैसे भी हाउस ऑफ सीक्रेसी में जाके कुछ भी करा सकता है, जैसे इनके अगेंस्ट कोई षड्यंत्र वगैरह करा जाए या कुछ भी करा जाए। ट्रांजिट राहु केतु उस समय इनके 4th एंड एक्सिस में ट्रांजिट कर रहे होंगे, बदलाव ला रहे हैं, सब कुछ बदल देंगे। ये समय इनका अक्टूबर नवंबर के आसपास 2027 में ऐसा आ रहा है, सत्ता परिवर्तन भी होगा,
साथ ही साथ पाकिस्तान दो टुकड़ों में बंट जाएगा। बिल्कुल वही सिचुएशन बन रही है जो 1977 में बनी थी, जिसमें बांग्लादेश अलग बन गया था पाकिस्तान का। यह समय पाकिस्तान के लिए बहुत ही खराब होगा। तो सर, जो हमने भारत के विश्व गुरु बनने की बात की है, स्पेशली आफ्टर द वॉर जिसकी आप बात कर रहे हैं कि जो 2030 में आपको अवश्य होता हुआ दिख रहा है, तो आई एम श्योर कि इंडिया बहुत सी कंट्रीज़ को अट्रैक्ट करेगा। तो इंडिया के लिए सबसे बूमिंग सेक्टर्स कौन से होंगे? देखिए, तब मार्स की दशा खत्म होगी, राहु की दशा आएगी इंडिया की हमारे। और इंडिया की कुंडली में मैंने आपको बताया, राहु लगन कुंडली में बैठा है और शनि इसे अभी यहाँ देख रहा है, और तब शनि 2030 के बाद वृष राशि में आ जाएगा, लगन में आ जाएगा। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ से इंडिया में बढ़नी शुरू होगी। राहु की दशा, ऊपर से शनि का यहाँ गोचर, टेक्नोलॉजी वगैरह में, स्पेशली कंप्यूटर, एआई वगैरह में, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। टेक्नोलॉजी इंडिया की भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। सर, अभी जितना मैं जानती हूँ जुपिटर अपने अतिचरी मूवमेंट में चल रहे हैं, मतलब जो रेगुलर स्पीड है उससे काफ़ी फास्ट चल रहे हैं। इसी साल हम देख रहे हैं कि 2026 में ही जुपिटर 3 राशियों में परिवर्तन कर लेंगे, जेमिनी, कैंसर और लियो में अक्टूबर में चले जाएंगे। और जितना मैं जानती हूँ ये जुपिटर अतिचरी कुछ एक लिमिटेड सेट ऑफ ईयर्स के लिए होगा। तो क्या जुपिटर का अतिचरी होना भी इतने ग्लोबल केओस को इंडिकेट कर रहा है? ऑल्दो जुपिटर एक्सपेंशन का प्लैनेट है, बट इतने फास्ट मूवमेंट पे सिंस ये प्लैनेट चल रहा है। देखिए, ऐसा है, जुपिटर एक राशि में 1 साल के लिए रहता है और 12 वर्ष बाद रिपीट करता है। तो आप पिछले हिस्ट्री उठा के देखिए, जुपिटर जब भी मिथुन में आता है अमूमन अतिचारी होता है। अब अतिचारी का मतलब ये नहीं है 1 साल में 3 राशि पार की, अगले में 2 करेगा, फिर 2-2, 3-3 राशि पार करता हुआ शायद 6-7 साल में ही वो 12 राशियां कवर कर जाएगा। अगर आज मिथुन में है 2026 में, तो आज से 12 साल बाद लगभग 2038 के आसपास ही आप इसे मिथुन में पाएंगे। बीच में ये एक देखा जाए तो एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना होता है। ज़ोडिएकल बेल्ट में जब प्लैनेट्स मूव कर रहे होते हैं हमारे ब्रह्मांड में, तो कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जिनकी वजह से इसकी मूवमेंट बदल जाती है। बेसिकली प्रेडिक्टिव पार्ट की अगर हम बात करते हैं उसमें इतना असर पड़ता नहीं है। हाँ, ये होता है जब प्लैनेट, ये बृहस्पति जो हमारा एक्सपेंशन का एक शुभ ग्रह है, हर चीज़ का कारक होता है, ये हमारे किसी पर्टिकुलर इवेंट के होने के लिए उस घर को आस्पेक्ट करता है, जब तभी हो पाता है। लेकिन साथ ही साथ वक्री भी हो रहा है। वक्री जुपिटर होने से क्या होता है, थोड़ी सी उसमें बेनिफिशेंसी उसकी कम हो जाती है। तो इस पर्टिकुलर टाइम में जब जब ये रेट्रोग्रेड हो रहा है, वापस पुरानी राशि में आता है, जब ये जैसे पहले कैंसर में था, फिर दिसंबर के आसपास शायद ये वापस जेमिनी में आ गया, शायद जनवरी में ही आया या दिसंबर एंड में आया, कुछ भूल रहा हूँ मैं। तो साउथ इंडिया में तो बाकायदा इसे फॉलन प्लैनेट के नाम से बहुत ही मैलेफिक माना जाता है। फॉलन प्लैनेट, दे यूज्ड टू से एनी प्लैनेट अगर अपनी राशि में चलता चलता प्रीवियस राशि में आ जाए तो फॉलन प्लैनेट कहलाता है। और वो लोग इसकी साउथ इंडिया हर टेम्पल में मेजर प्लैनेट्स के ट्रांजिट पे पूजा पाठ वगैरह पूजा करते हैं वो प्लैनेट्स की। तो जब भी ऐसे ये जो हमारे आउटर प्लैनेट्स वगैरह होते हैं, जब ये प्रीवियस राशि में आते हैं तब वो उसकी पूजा नहीं करते, बल्कि एक बार पिछली राशि में गिरने के बाद जब दोबारा वो उस राशि में एंटर होता है, एक्चुअली तब वो उसे उस राशि का मानते हैं। जैसे अब वो मिथुन राशि में है, कैंसर में आने के बाद गया, तो वो मानते ही नहीं है कि ये कैंसर में कभी आया था। अब जब 2 जून को आएगा, देन it will accepted that nowadays Jupiter is in the कैंसर। तो इन बिटवीन पीरियड्स में कुछ अशुभ, जो शुभ हमारे कुछ काम वगैरह होते हैं, हो सके तो उन्हें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक बेनिफिक प्लैनेट जुपिटर विजडम का कारक होता है। हर चीज़ अच्छी, हमारे शुभ ग्रहों जो वो कार्य वगैरह होते हैं परिवार वगैरह में, उनके लिए सिग्निफाई करता है। तो वहाँ पे थोड़ी इसकी बेनिफिशेंसी कम हो जाती है। और साथ ही साथ एक, क्योंकि ये एस्ट्रोनॉमिकल फिना है, हर 12 साल बाद रिपीट होना ही होना है, तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का वहम नहीं पालना चाहिए। आपको
अपने हिसाब से रूटीन में इन्हें देख के चीज़ों को करते रहना चाहिए। दूसरी बात, ये तो ट्रांजिट है। अगर किसी की दशा जुपिटर की चल रही है तब शायद एक बार को एक क्वेश्चन मार्क सा लग जाता है, लेकिन वही इसकी मंत्र पूजा उपासना करें। जुपिटर के लिए दत्तात्रेय भगवान का स्तोत्र किया जाता है। तो दत्ता से अगर आपकी भी जुपिटर की दशा वगैरह किसी की चल रही है तो दत्तात्रेय स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दे। ये ऐसा सच ग्लोबली कोई अशुभ प्रभाव बिल्कुल भी नहीं देगा। सर, अगर इंडिया के लिए मैं स्पेसिफिकली पूछूं तो क्या ये जुपिटर अतिचरी किसी ना किसी तरीके से बेनिफिशियल है इंडिया के लिए, अगर मैं बात करूं? देखिए, इंडिया के लिए अगर बात करती हैं आप, अभी जैमिनी में है, धन स्थान में बैठा है, यानी थोड़ा सा प्रोटेक्शन दे रहा है। जैसे ही 2 जून को कैंसर में आ जाएगा वो प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगा। मैंने बताया ये अक्यूमुलेटिव वेल्थ है, ये हमारा खजाना है। अभी तो यहाँ पर कम से कम इसने संभाला हुआ है उसे, 3rd हाउस में आ जाएगा। हो सकता है पड़ोसी देशों पर खर्चा करना पड़े हमें कुछ। खर्चा किस में होगा? वेपन्स वगैरह में। जैसे पहले हम बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली छुटपुट कुछ ना कुछ तो होगा, तो वहां पर आके ये प्रोटेक्शन खत्म हो जा रही है इसकी 2nd हाउस से जुपिटर की। कैंसर में आएगा, अक्टूबर में फिर ये 4th हाउस में आ जाएगा। तो इंडिया की कुंडली में 4th हाउस में आएगा तो थोड़ी सी गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी देगा। तो ये इसके लिए पीरियड जब तक लियो में रहेगा एक थोड़ा सा शुभ पीरियड रहने वाला है इंडिया के लिए। प्रोटेक्शन दे रहा है, गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है, अदरवाइज आल्सो कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहा है। सर, जब हम ऐसे डिस्कशंस करते हैं, आज हमने एक मंडेन एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक चुना, कुछ लोगों को ऐसे डिस्कशन से कहीं ना कहीं एक मन में भय सा पैदा होता है कि हम ग्लोबली ऐसी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, तो स्पेशली उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? बिकॉज दिस इज जस्ट एन एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ द पोजिशन ऑफ प्लैनेट्स। देखिए, अगर हम ऐसे डरने लगे तो हो गया काम। अगर आपको लगता है ये तो वर्ल्ड वाइड होने वाला है सबके साथ, सिर्फ किसी पर्टिकुलर लोगों के साथ नहीं होना। अभी से अगर आप डर रहे हैं, नारायण कवच का 3 बार नित्य पाठ करना शुरू कर दीजिए अभी से। जब समय आएगा तब तक आपको अच्छी तरह ये कंठस्थ हो जाएगा, तो आपका भय समाप्त हो जाएगा। और क्या रेमेडीज होंगी अगर जनरली आज के इस डिस्कशन से, ऑल्दो ये एक मंडेन एस्ट्रोलॉजी का पॉडकास्ट है, बट फिर भी अगर मैं कुछ ऐसी रेमेडीज पूछूं आपसे, किस तरह जो की, किसके ऐसे लिए? भयभीत समय में हम सबको करनी चाहिए, जो हमारे ऑरा को और स्ट्रॉन्ग करें, हमारी एनर्जी देखिए, वही मैंने बताया आपको। नारायण कवच भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को युद्ध के मैदान में दिया गया था। ये एक प्रोटेक्शन होता है, शील्ड होती है बॉडी के लिए। हर तरह के आपको बुरे प्रभावों से, किसी और नेगेटिव वगैरह से दूर करती हैं। लेकिन अमूमन नॉर्थ इंडिया में इसका प्रचार प्रसार बहुत कम है। अगर आप बात करें कि इसका क्या आपने कोई उदाहरण देखा, एक मंदिर है नाथद्वारा में, वृंदावन में, नाम भूल रहा हूँ मैं, राधा रमण मंदिर है। वहाँ के गोसाई हैं, एक बार वो जा रहे थे कहीं, उन्होंने प्रत्यक्ष हमारे सामने, गुरुदेव राव सर के सामने बैठ के ये उदाहरण बताई थी अपनी घटना। वो वहाँ से जा रहे थे कहीं उसमें बस में बैठे हुए, अचानक डाकुओं ने हमला बोल दिया और देखकर वो डर गए और उन्होंने नारायण कवच का पाठ करना शुरू किया। तो हड़बड़ी में वो उल्टा सीधा करने लगे, इससे ध्यान नहीं रहा उन्हें कि कैसे भूल गए, वो डर के मारे भयभीत होते हुए, और उल्टा सीधा आगे पीछे बोलना शुरू कर दिया। उसका फल उन्हें ये मिला, जब कुछ लोगों को लूटपाट वगैरह करी, मार पीट रहे थे, पंडित जी की वेशभूषा छोड़ देख के उन्होंने, डाकुओं ने कहा चल तुझे छोड़ देते हैं, माफ़ करते हैं। वो बच गए। उसके बाद पुलिस केस वगैरह हुआ, मुकदमा हुआ, कोर्ट में के वो पकड़े गए डाकू। जब वो पकड़े गए तो गवाही के लिए बुलाया गया लोगों को, पंडित जी को भी बुलाया गया कि पहचाने। इन्होंने पहचाना, हाँ यही डाकू हैं। तो डाकू ने कहा तेरे पे हमने तरस खाया था, ब्राह्मण सोच के, पता होता तो ये जान से मार देते। कहता उन्हें क्या पता था, मैं तो नारायण कवच का पाठ कर रहा था। ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ पे नारायण कवच से आपको बहुत सारी जो आपके साथ अशुभ होने वाला है उसमें बचाव हुआ। Definitely, sir. And I think this was just a
एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस। हमारे ऐसे पॉडकास्ट का इंटेंशन किसी को भी डराना नहीं है। हमने ग्रहों नक्षत्रों के बेसिस पे आज का ये एनालिसिस किया है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल दैट यू जॉइन्ड अस टुडे। थैंक यू सो मच। वेलकम, नमस्कार। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको आज का ये डिस्कशन कैसा लगा, आपके क्या डाउट्स हैं, आपकी क्या क्वेरीज हैं, आपके आने वाले पॉडकास्ट के लिए क्या सवाल हैं और ऐसे कौन से टॉपिक्स पर आप सुनना चाहेंगे। मैं आपके लिए ऐसे ही इंसाइटफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।